अच्छा भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने पास बात की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे, हमने वाइटल फोर्स थ्योरी तक बात कर ली थी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी से आगे बात करनी है। सबसे पहले मैं फॉल बता दूं, फॉल ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमने कल डिस्कस किया था कि भाई यूरिया को प्रिपेयर कर लिया गया। उसकी इक्वेशन बड़ी खासी अहम है, मैं आपको बाकी तो सारी बातें बता चुका था। उसकी इक्वेशन को भी लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक सब्सटेंस था पोटेशियम साइनाइड KCNO। इसे हमने रिएक्ट कराया एक सॉल्ट से, यानी कि वो अमोनियम का सॉल्ट था, यानी कि अमोनियम सल्फेट था। इन दोनों के रिएक्शन में हमारे पास पानी भी मौजूद था, और उस रिएक्शन में जब हमने वाटर की मौजूदगी में इनको रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक चीज़ बनकर तैयार हुई, वो थी NH4 CNO, यानी कि अमोनियम साइनेट, और साथ साथ हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बन गया। अब ये जो अमोनियम साइनेट था, ये बेसिकली हमारे पास CNO एक कंपाउंड साइनेट या साइनाइड्स को हम रिलेट करते हैं CNO से। अब यहाँ पर हाँ, ये अजम्पशंस के आगे से फॉल में लिख लेना, लिखना नहीं है, बस ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको साइड में कहीं जरा नोट डाउन कर लेना आपने। यूरिया की फॉर्मेशन है बेसिकली ये। तो ये जो NH4CNO था, इसको आपने हीट किया, और बेसिकली आप जो है वो रीअरेंज, सॉरी हीट कह रहा हूँ, माजरत, यहाँ पे हमने रीअरेंजमेंट की। तो रीअरेंजमेंट से मुराद क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल यही रहा, बस मॉलिक्यूल के अंदर जो अरेंजमेंट है, यानी कि एटम्स जिस जगह अरेंज हुए हैं, उस अरेंजमेंट को हमने थोड़ा सा बदल दिया। वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बदल कर सामने आई कि ये कुछ इस तरह हमें नजर आने लगा। बात समझते हैं आप मेरी? तो अब ये चीज हमारे पास, अब जो ये तैयार हुआ है, इसे कहते हैं यूरिया। यानी कि ये वो खाद है जो हमारे पास पहले गोबर से बनाई जाती थी, और फिर उस खाद को होलर साहब ने 1828 में अपने पास प्रिपेयर कर लिया था फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जैसा सब्सटेंस था, और इसे बनाया गया था इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की मदद से। तो यहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, यहां से बेसिकली डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वाइटल फोर्स थ्योरी का। यहां तक बात सबको क्लियर होती है? यस सर। इक्वेशन कॉपी कर ली है? यस सर। सही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। अगर कभी ऐसा हुआ करे कि आप जो है थोड़ा सा लेट हो गए क्लास ज्वाइन करने में, अक्सर व बेशतर होता है कि इंटरनेट के कुछ मसाइल हो जाते हैं, और किसी भी सिचुएशन में आप अगर कभी लेट हो जाएं क्लास ज्वाइन करने में, तो कीजिएगा ये कि आपको जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देता हूँ ना, तो आप उस क्लास का वो पर्टिकुलर पार्ट देख लिया कीजिए कि आप कहाँ पर जो है वो लैग कर गए थे, या कहाँ पे आप मिस कर गए थे चीज़ को, ताकि आपका वो काम मुकम्मल हो जाए। तो ये तो हमारे पास कहानी थी जो हमने कल आधी सुनी, और आज उसका इख्तिताम देखा कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ये वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे हमारे पास दुनिया में काम कर रही थी, और फिर उसके बाद इस वाइटल फोर्स थ्योरी का डिमिनिशिंग पॉइंट कहाँ आया। अब जो हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर ये मेन हेडिंग है। हाँ, ये मेन हेडिंग है बेटा, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कहानी ये है भाई कि नेचुरल सोर्सेज, कुदरती जरा देखो, वो वाला फिनोमेना कहीं जाएगा नहीं। वो फिनोमेना यहीं पर है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो आपके नेचुरली पाए जाते हैं, फिनोमेना यही है। बस हमने ये कहा कि हमने अपनी डेवलपमेंट शो कर दी, दैट वी आर दैट मच डेवलप्ड कि हम भाई अब जो है वो विदाउट
द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट द मेजर सोर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बजाय भी हम अपने पास हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक तरीके से, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल सोर्सेज अपनी जगह बिल्कुल बरकरार हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास सबसे पहला, यानी कि देखो इसको ऐसे समझ लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दुनिया में बेहिसाब तरीके से फैले हुए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो दुनिया में बेहिसाब तरीके से फैले हुए हैं। अब उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से फैले हुए हैं। तो एक लाइन लिख लेते हैं छोटी सी। अच्छा भाई, Can the organic compounds are distributed widely in our world? Some natural sources of organic compounds are as follows. हमारी दुनिया में, मैंने कल भी इस बात के बारे में बताया था, मैंने खास से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपसे डिस्कशन किया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास दुनिया में बेहिसाब जगहों पर फैले हुए हैं। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे सेक्टर्स में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फैले हुए हैं। और उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप हासिल उन सोर्सेज से भी कर सकते हैं और जो है वो इन नेचुरल सोर्सेज से भी हम हासिल करते हैं। तो जो नेचुरल सोर्सेज है उनमें सबसे पहले हमारे पास हैं प्लांट्स। अच्छा, एक लम्हा मुझे दीजिए, जरा एक बात सुन लीजिए पहले मेरी आप। चलिए, प्लांट्स के ऊपर बात कर रहे थे, प्लांट्स पे बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहा जा रहा है? अच्छा भाई, कहा क्या जा रहा है प्लांट्स के बारे में? सबसे पहला हमारा जो नेचुरल सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो प्लांट से कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टार्च, शुगर, सेलुलोज एंड मेनी अदर ड्रग्स आर ऑब्टेन बाय प्लांट्स। स्टार्च हमारे पास, मैं स्टार्च का सबसे कॉमन एग्जांपल आपको ऐसे समझा दूं कि आप अक्सर चावल उबालते हैं पानी में ना, उसमें ऊपर सफेद झाग, सफेद पानी से आ जाते हैं। ऐसा होता है या गलत कह रहा हूं मैं? मतलब मुझे तो आइडिया है नहीं। ऐसा होता है? चावल Yes, उबालते हैं, sir. दाल उबालते Yes. हैं, आलू उबालते हैं, तो उसमें ऊपर सफेद झाग बनाते हैं, वो होता है स्टार्च। शुगर, चीनी गन्ने से हासिल कर रहे हैं आप, बिल्कुल भरपूर तरीके से। सेलुलस क्या है? सेलुलस प्लांट्स के अंदर ये वो वाला सेलुलस नहीं है जो आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वाला जो सेलुलस था, मेडिकल वालों से मैं मुखातिब इस वक्त, ये वाला नहीं है। ये सेलुलस प्लांट्स के अंदर एक विस्कस सा लिक्विड पाया जाता है, उसका जिक्र किया जा रहा है सेलुलस में। मैनी अदर ड्रग्स, ड्रग से मुराद ये वो वाले ड्रग्स नहीं है। मतलब नॉर्मली हम ड्रग से वहां पहुंच जाते हैं, तो ये वो वाले ड्रग्स नहीं है। ड्रग से मुराद क्या होता है? दवाइयां होती हैं। मतलब मैं इसको ऐसे समझाऊं कि अगर फॉर एग्जाम्पल
आज किसी शख्स के सर में दर्द होता है, किसी शख्स के पेट में दर्द होता है, किसी शख्स को बुखार होता है, तो वो फौरन से पैनाडोल ले लिया, पोस्टान ले ली, डिस्प्रिन ले ली, इस तरह की टैबलेट्स ले लेते हैं। अगर मैं आज से 300 साल 200 साल पीछे चला जाऊं, तो लोगों के पास उस वक्त पैनाडोल पोस्टान की तो कंपनीज भी नहीं थी, तो लोग क्या खाते होंगे? मतलब सर दर्द से लोग मर जाते होंगे, मरहूम बड़े अच्छे थे, सर दर्द हुआ मर गए। ऐसा तो कोई सीन नहीं था ना वहां पे भी, वहां कोई ऐसा सीन नहीं था। तो फिर क्या होता था वहां पे लोग इलाज तो तब भी करते थे। जो तिब कहा जाता है, हिकमत जो है, हकीम जो होते हैं, आज भी अगर आप किसी हकीम को विजिट करें और किसी जो है वो मामले में उनसे आप कोई दवाई लिखवाएं या दवाई लें, तो वो आपको हकीम जो दवाइयां देते हैं वो जड़ी बूटियां होती हैं, वो बेसिकली हर्ब्स और शर्ब्स से इलाज करते थे। जो नॉर्मल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मेडिसिन में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो मेजॉरिटी केमिकल सब्सटेंसेस पौधों में पाए जाते हैं, तो हम वहीं से हासिल कर रहे होते हैं। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर। यस कॉपी सर। कॉपी डाउन भी Yes, करते sir. चलिएगा साथ साथ मेरे, बिल्कुल। हमारे यस पास सर। जो नेक्स्ट नेक्स्ट सोर्स आता है उसका नाम है एनिमल्स। मेरे ख्याल में इस पे तो हमने कल काफ़ी लंबी तमहीद बांधी थी इस बात पर कि जानवरों से हम क्या क्या हासिल कर रहे हैं। सब्सटेंसेस लाइक द यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन्स और फैट्स लाइक सब्सटेंसेस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। यूरिया वही खाद, यूरिक एसिड भी उसी के एक मिक्सचर होता है, प्रोटीन्स हम हासिल करते हैं फिश वगैरह से, फैट्स यानी कि चर्बी की बात की जा रही है, ऑयल्स भी इसी से हासिल करते हैं हम। तो ये वो तमाम सब्सटेंसेस हैं जो हम हासिल करते हैं, किससे भाई? हम हासिल करते हैं एनिमल से। तो ये दो मेजर सोर्सेज हो गए। आगे की जानिब बढ़ते हैं अब तीसरे सोर्स की जानिब, जिसका नाम है कोल। सर एक सेकेंड। हाँ बेटा, मैं ये रब नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाले रब कर रहा हूँ। लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। Done, sir. चलो खवातीन भी लिख लें, फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं मामलात को हम। अच्छा भाई, कोल के बारे में क्या कह रहे हैं?
कोल के बारे में कहा जा रहा है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी मदद से ये एक बहुत अहम सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फिर उसके बारे में कहा जा रहा है मैनी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये एरोमेटिक क्या होते हैं सर? एरोमेटिक का तो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, तो एरोमेटिक मतलब क्या है? बट याद रखो भाई, एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमेटिक बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। सही, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। वो टाइप मेजॉरिटी हम हासिल कर रहे होते हैं कोल से और पेट्रोलियम से हासिल करते हैं ना। तो कोल से हम हासिल करते हैं। तो कहा जा रहा है मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। दो लफ्ज आ गए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बाद में देखेंगे बिटुमिनस कोल को। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्शन से रिलेट करूं तो इसके माने क्या होते हैं? किसी चीज को तोड़ देना, तबाह कर देना। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है? साफ कर लेना, अलहदा कर देना, ऐसी है। तो आपने कोल को बहुत हीट करना है, और बहुत हीट करने के बाद आप उसको इस अंदाज में हीट करेंगे कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो बिखर जाएगा, वो बिफर जाएगा, उसके हिस्से बन जाएंगे। अब जब उसके हिस्से बन जाएंगे तो उन हिस्सों में से अलग अलग चीजें हमारे पास हासिल होंगी, और उन अलग अलग चीजों को हम देखेंगे। यहाँ लफ्ज आया बिटुमिनस कोल का। तो याद रखो बेटे, कोल जो होता है ना, कोयला, कोयले होते हैं दो तरह के। एक कोल होता है हार्ड, जिसे हम हार्ड कोल कहते हैं, और एक कोल होता है सॉफ्ट, उसे हम सॉफ्ट कोल कहते हैं। ये जो हार्ड कोल होता है इसका नाम होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। हार्ड कोल को क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट। ये जो सॉफ्ट कोल होता है इसे हम कहते हैं बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल का नाम देते हैं हम। नॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में अपने बिटुमिनस कोल को ही इस्तेमाल करते हैं। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? Yes, sir. एक लम्हा दीजिए मुझे। अरे भाई, चलो यहाँ तक बात आपने मेरी लिख ली। मैं आपको समझाऊं। अब हमारे पास जो कोल को डिफाइन करते हुए हमें लिखना है वो क्या है भाई? वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है? कि भाई कोल को हमने हीट करना है। आओ देखते हैं इसमें कहानी क्या बताई जा रही है। लिखिए, व्हेन द bituminous coal is heated in the absence of air, in between of 500 degree centigrade to 1000 degree centigrade, and distilled fractionally, it gives these major compounds. It gives these major compounds. कहा जा रहा है कि जब आपने बिटुमिनस कोल को हीट किया, when the bituminous coal is heated in the absence of air, यानी कि एयर की गैर मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में आपने अपने इस कोल को हीट करा, और हीट करा है इन बिटवीन द 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में आपने इसे हीट किया है। सही है। और एंड डिस्टिल्ड फ्रैक्शनली, आपने फ्रैक्शनली इसको जो है वो डिस्टिल्ड कर लिया, यानी कि साफ सुथरा किया है। इट गिव्स दीज मेजर कंपाउंड्स। अच्छा, हमारे पास कोयले से निकलने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं मेजर? मैं आपको ये बता दूं जरा।
सबसे पहले हमारे पास कोल से निकल कर आती है, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कोल गैस। फिर हमारे पास एक चीज निकलती है, वो होता है कोल टार। और फिर बिलाखिर हमारे पास एक चीज निकल कर आती है जिसे हम नाम देते हैं कोक। ये तीन चीजें निकलती हैं हमारे पास, ये तीन चीजें निकलती हैं। अब मैं अगर बयान करूं कोल गैस को सबसे पहले, तो कोल गैस जिसे हम ओवन गैस भी कहते हैं यहां पर, दिस कंटेन्स मीथेन, hydrogen and many gases which used as a fuel. This contains methane, hydrogen and many gases which used as a fuel. हमारे पास हाइड्रोजन, मीथेन और हमारे पास बहुत सारी गैसेस मिक्सचर होता है। बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे पास जनरेट होती हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं कोल गैस का। वो इस्तेमाल करते हैं हम एज अ फ्यूल हम उनको यूज कर रहे होते हैं। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सही है। फिर हमारे पास आ जाता है कोल टार। अच्छा देखो, याद रखना, एक चीज याद रखना, जब भी कार्बन कभी भी लिक्विड स्टेट में, हमारे पास लिक्विड एक विस्कस स्टेट में पाया जाए, तो उसके नाम में टार जरूर आता है। क्या आता है उसके नाम में? क्या आता है भाई उसके नाम में? तार। टार आता है। ये बात टार, याद हाँ। रखिएगा, बिल्कुल। आइए लिख लेते हैं। अच्छा भाई, अब बयान किया जा रहा है कोल्टार के अंदर हमारे पास क्या, कि भाई कह रहे हैं इट कंटेन्स मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो कोल्टार होता है, इसी कोल्टार के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे होते हैं भाई। इस एक कोल्टार के अंदर ही बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जा रहे होते हैं। सही है। अब इस कोल्टार से हम कैसे निकालेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? हम इस कोल्टार को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर में ले जाते हैं। सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर क्या है? बेटे जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन था, इसी का दूसरा नाम समझ लीजिए। प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क होता है, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पे कंटेनर्स हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वहां पे एब्सेंस ऑफ एयर नहीं होती बस। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अब ये कोल्टार जो ना बहुत विस्कस गाढ़ा सा कार्बन का एक लिक्विड है, इसे हम लेकर जाते हैं, जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है भाई इसमें से 215 मोर देन 215 से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और खासकर मैं इस बात को रिलेट कर दूं कि ऑर्गेनिक से ज्यादा मैं इस बात पे जोर दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो जो भी हमने ऊपर जिक्र पढ़ा था एरोमेटिक का,
वही एरोमेटिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं इससे, जिसमें बेंजीन है, फिनॉल है, नैफ्थलीन है, ये तमाम कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो इससे हासिल किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. चलिए अब अगले की जानिब चलते हैं हम, कोक की जानिब। कोक, बेसिकली कोक क्या है? ये वो वाली नहीं है, ना इसमें कोई जालिमा है, ना यहाँ पे कोका कोला का जिक्र है। ये कोक क्या है? ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। देखो, मैं कार्बन की जितनी फॉर्म्स की बात करूं, मैं बात करूं कार्बन में डायमंड, मैं बात करूं कार्बन में ग्रेफाइट, मैं बात करूं कार्बन में कोल, मैं बात करूं कार्बन में कोक, अपना चारकोल, वुड चारकोल हो, एनिमल चारकोल हो, कोल गैस की बात करूं, कोल टार की बात करूं, हर कंपाउंड की बात कर लूं, इन तमाम कंपाउंड्स में इन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे पास पाई जा रही थी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह की कंपाउंड, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास पाए जा रहे होते हैं। लेकिन कोक, ये जो कोक है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि इसमें कार्बन, सिर्फ प्योर कार्बन होता है। जब आप कोल को हीट करते हैं ना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑलमोस्ट जब आप ले जाते हैं उसे और हीट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो सारी इंप्योरिटीज जाती रहती हैं। हमारे पास एक ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू बचता है। ये तो गैस निकल गई, ये हमारे पास लिक्विड निकल गया, हमारे पास एक ब्लैक रेजिड्यू रह जाता है, बिल्कुल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, which is pure carbon, which contains the only carbon, a high percentage of carbon, a black matter। तो हम उसे कंसिडर कर रहे होते हैं, यहाँ ब्लैक मैटर से मुराद वो वाला नहीं है, ये ब्लैक मैटर सिर्फ ये वाला ब्लैक मैटर है, कि एक मैटर है जो ब्लैक कलर का है, वो बचता है, उसे हम नाम देते हैं कोक। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज यूज एज द रिड्यूसिंग एजेंट, जो इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, फॉर मेटल्स इन देयर एक्सट्रैक्शंस। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अभी हमने कोई एक्सट्रैक्शन तो पढ़ी नहीं, खैर सिवाय सोडियम के, वहां तो इस्तेमाल नहीं हुआ। 9th क्लास का जिक्र मेरे जहन में आ रहा है, आपने एक एक्सट्रैक्शन पढ़ी थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। याद किस किस को याद है? कुछ याद है? ऐसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir, पढ़ा था। चैप्टर 16 एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन था, और ब्लास्ट Yes. फर्नेस प्रोसेस आपके पास था, उसमें आपने हेमेटाइट लिया था, हेमेटाइट से आपने जो है वो आयरन सेपरेट करना था। एक मुकाम आया था Fe2O3, Fe2O3 था, वहां से ऑक्सीजन को निकलवाना था, Fe2O3 था, आयरन ऑक्साइड था, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन को निकालना था, प्योर आयरन को सेपरेट करना था, जो पिग आयरन निकलता हमारे पास सेपरेट होके, वहां आपने कार्बन का इस्तेमाल किया था, और कार्बन की फॉर्म में बेसिकली कोक का इस्तेमाल किया था। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये वही वाला कोक है, व्हेन द रेड हॉट कोक, ऐसी याद है? हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन थी व्हेन द स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कोक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो वाला कोक है। तो बात यहां तक सबको मेरी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कोई सवाल, किसी को कोई ऐसी बात जो पूछनी हो, कोई मसला, कोई परेशानी? कुछ नहीं है? सही है, चलिए फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो जो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का डिस्कस किया है वो सब ज़रा जहन में रखिएगा। मैं इंशाल्लाह अजीज, अगर अगर शाम 8 बजे तक ना आए ना मेरा मैसेज कोई, तो मुझे एक मैसेज करके याद दिला देना, सर आपने एक्स्ट्रा क्लासेस का कहा था, मैं भूल जाऊंगा बेटा। सही है? बहुत नवाजिश होगी आपकी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।